आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से देखें। आपके लिए बहुत ही जरूरी विषय है स्टूडेंट्स, और वो विषय है आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए स्टूडेंट्स, आधुनिक भारत का इतिहास। स्टूडेंट्स, जब भी मैं आधुनिक भारत के इतिहास की बात करता हूं तो मुझे एक ऐसे व्यक्तित्व की याद आती है जो अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही निराश हो चुका था। उसे हर जगह चारों तरफ निराशा ही निराशा नजर आ रही थी। उसने एकदम अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया, यानी आत्महत्या करने का निर्णय लिया। स्टूडेंट्स, उसे एक पिस्टल हाथ में लगा जिसमें 6 राउंड गोलियां थी। उसने उस पिस्टल को अपनी कनपटी पे रखा और अपने आप को शूट करने का प्रयास किया। लेकिन स्टूडेंट्स, उसमें 5 गोलियां थी, जो एक गोली खाली थी वही चली और वह बच गया। स्टूडेंट्स, वह अंग्रेज था और बहुत ही तेज था। एकदम समझ गया कि अवश्य ही भगवान ने, गॉड ने उसे किसी आवश्यक कार्य हेतु जिंदा रखा है। और वही शख्स ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती होकर भारत में आया, और इसी शख्स ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। यही शख्स भारत में ब्रिटिश शासन का निर्माता कहलाया। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं स्टूडेंट्स, वो था लॉर्ड क्लाइव। स्टूडेंट्स, लॉर्ड क्लाइव, ये इसी ने भारत में प्लासी का युद्ध लड़ा, प्लासी की लड़ाई लड़ी 23 जून 1757। 23 जून 1757 ईस्वी में इस शख्स ने प्लासी की लड़ाई लड़ी, और आज हमारा यही टॉपिक है, प्लासी और बक्सर की लड़ाई। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी इतिहास में घटनाक्रम होता है वो वहीं से स्टार्ट नहीं होता जहां से उसकी शुरुआत होती है, जहां उसकी डेट होती है। स्टूडेंट्स, उसके कुछ कारण होते हैं, उन कारणों पर दृष्टि डालना बहुत ही आवश्यक है। स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं। और प्लासी के लड़ाई जो हुई उसके कारणों के बारे में जानने के लिए हमें मुगल कालीन इतिहास में जाना पड़ता है। स्टूडेंट्स, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल इतिहास में कोई भी ऐसा बादशाह नहीं हुआ जो मुगल शासन को एकता के सूत्र में बांध सकता। सभी राजा, सभी बादशाह बड़े ही विलासी, आराम परस्त और दरबार में रंगरलियां मनाने वाले थे। औरंगजेब के बाद कोई भी एक ऐसा बादशाह नहीं हुआ जो एक सूत्र में पूरे मुगल साम्राज्य को बांध सकता। उन्होंने अपने अपने अलग अलग सूबों में सूबेदार नियुक्त किए हुए थे। उन सूबेदारों ने अपने आप को आजाद शासक घोषित करना शुरू कर दिया और आजाद नवाब बन बैठे। मुगल बादशाहों के लिए तोहफे देने की परंपरा उनमें चल पड़ी। मुगल बादशाहों को तोहफे देते और उनको खुश रखते, और जो मुगल बादशाह को तोहफे नहीं देता उसका मुगल शासन से संबंध विच्छेद हो जाता। यह परंपरा इतिहास में चल पड़ी, मुगल कालीन इतिहास में। उन बादशाहों में से कौन कौन से बादशाह हुए हैं उनको मैंने आपके लिए एक ऐसे सूत्र में पिरोया है। मेरा अपना नजरिया है, मैंने अपने सूत्र को बनाकर आपके सामने रखने का प्रयास किया है। वो सूत्र कौन सा है? देखिए स्टूडेंट्स, बजट मां साहब, ये मैंने एक ऐसा सूत्र बनाया है स्टूडेंट्स आपके लिए
कि इससे आप उत्तर मुगल कालीन बादशाहों के सभी के नाम आसानी से जान सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, पहला बहादुर शाह प्रथम, इसी को शाह आलम भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना चाहिए। सेकंड जहांदार शाह, देखिए जहांदार शाह, और एफ से फारुखशियर, स्टूडेंट्स फारुखशियर, एम से फारुखशियर के बाद मोहम्मद शाह, और ए से स्टूडेंट्स अहमद शाह, और ए से आलमगीर। ये आलमगीर द्वितीय था स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि मुगल काल में औरंगजेब को भी आलमगीर कहा जाता था, तो वो प्रथम आलमगीर था और ये था आलमगीर द्वितीय। उसके बाद में शाह आलम, ये शाह आलम द्वितीय था, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम को भी शाह आलम के नाम से जाना जाता था, इसलिए ये शाह आलम द्वितीय था। उसके बाद में आते हैं स्टूडेंट्स अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, और उसके बाद में आता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जिसके नेतृत्व में हमने 1857 की क्रांति। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से उत्तर औरंगजेब कालीन हम ये कह सकते हैं जो बादशाह हुए मुगल काल में, वो ये बादशाह थे। और इन बादशाहों में दो बादशाहों का प्रमुख योगदान इसमें रहा है जिन्होंने प्लासी के युद्ध और आगे आने वाली गुलामी को जन्म दिया। फारुखशियर, फारुखशियर स्टूडेंट्स, फारुखशियर 1713 से 1719 ईस्वी भारत का बादशाह रहा, और उसके उपरांत मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी भारत का बादशाह रहा। स्टूडेंट्स इनकी कुछ घटनाएं ऐसी थी, कुछ इनके द्वारा किए गए कार्य ऐसे थे जिनके कारण प्लासी का और बक्सर का युद्ध हुआ और आगे आने वाला भारतीय इतिहास गुलाम हुआ। स्टूडेंट्स ये बात आपको याद रखनी चाहिए, आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि भारत में बहुत सी यूरोपीय जातियां आई, जिनमें दो प्रमुख जातियां अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में प्रभावशाली सिद्ध हुई, लेकिन अंत में फ्रांसीसियों की भी हार हुई और अंग्रेजी शक्ति ने अपने आप को भारत में पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया। स्टूडेंट्स बंगाल एक बहुत ही उपजाऊ प्रांत था, जिसमें शक्कर, सोरा, सूती कपड़ा, सिल्क, धागा प्रमुख वस्तुएं उत्पादित होती थी, और यही उत्पादन उनके आकर्षण का केंद्र था। स्टूडेंट्स इसी के लिए दोनों जातियों में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में भारत में संघर्ष हुए और राजा उनमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हुए। ये बात आप समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स 1651 में अंग्रेजों ने हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, और उसके बाद में फारुखशियर के फरमान ने, ये फारुखशियर जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, फारुखशियर के 1717 के फरमान ने अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सुविधाओं का पिटारा खोल के रख दिया। स्टूडेंट्स हुआ क्या था कि फारुखशियर एक बहुत ही गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो गया, और उसके दरबार में एक अंग्रेजी प्रतिनिधिमंडल व्यापारिक सिलसिले में आया। उसमें एक हैमिल्टन नाम का शल्य चिकित्सक भी शामिल था। जब उसको फारुखशियर की इस बीमारी का पता चला तो उसने फारुखशियर की इस लाइलाज बीमारी का इलाज कर दिया। और भारत के बादशाहों ने, आपको पता ही है, परंपरागत इतिहास को अगर हम उठा के देखें तो भारतीय इतिहास के बादशाहों ने जब भी वो खुश हुए, उन्होंने जो चाहा दिल खोल कर दान किया। ठीक उसी तरह से फारुखशियर ने खुश होकर अंग्रेजों के लिए सुविधाओं का पिटारा खोल दिया। उसने अपना फरमान जारी किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3000 रुपए सालाना देकर बंगाल में बिना दस्तक दिए व्यापार कर सकती है। उसने अपने फरमान में यह जारी किया कि हैदराबाद के सूबे में जो उन्हें पहले से बिना दस्तक दिए व्यापार की सुविधा मिली हुई है, वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा और न ही उसे हटाया जाएगा। स्टूडेंट्स उसने
अंग्रेजों के लिए यह सुविधा भी दे दी कि कलकत्ता में और कलकत्ता के आसपास की भूमि उनको किराए पर देने की अनुमति भी उसने दे दी। यानी अब कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास में वो अपनी व्यापारिक बस्तियां और रहने का प्रबंध और अपने व्यापारिक प्रबंध कर सकते थे। इसके अलावा उसने ये भी सुविधा अंग्रेजों को दे दी कि कंपनी के द्वारा बंबई में बनाए गए सिक्के, ढाले गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में पहले बार चलाने की अनुमति भी उनको मिल गई। स्टूडेंट्स, अंग्रेज इन सुविधाओं के साथ भारत में इस तरह से स्थापित हो गए, उनकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने फारूक शेयर के इन सुविधाओं की तुलना अंग्रेजी मैग्ना कार्टा एक्ट से की, जो 1215 में पारित किया गया था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। मैग्ना कार्टा एक्ट 1215 क्या था स्टूडेंट्स? कि ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वितीय के हस्ताक्षर के बाद इंग्लैंड में लोगों को इतनी सुविधाएं, इतनी आजादी, इतनी लिबर्टीज, इतनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई कि इंग्लैंड में लोगों को बहुत ही खुशहाल बना दिया। ये इंग्लैंड के लोगों को एक लिबर्टी का, आजादी का एक आश्वासन था। स्टूडेंट्स, उस फरमान को उस मैग्ना कार्टा एक्ट से जोड़कर अंग्रेज इतिहासकारों ने देखा। स्टूडेंट्स, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि मैग्ना कार्टा एक्ट से किस की तुलना की गई थी, तो वो था फारूक शेयर का फरमान 1717। स्टूडेंट्स, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ modern Indian history, we can say students, or we can say students, these facilities were the clear invitations to the forthcoming slavery of India. Students, फारूक शेयर के फरमान के बाद कर्नाटक में दोनों यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की होड़ शुरू हो गई। दोनों में काफी संघर्ष हुए। दोनों ने एक अपने आप को सर्वोच्च साबित करने की होड़ शुरू कर दी। इधर फ्रांसीसी चंदा साहिब के फेवर में थे, जबकि अंग्रेज अनवरुद्दीन के पक्ष में थे। इधर यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 शुरू हो गया और उस युद्ध में फ्रांसीसियों की बहुत बुरी हार हुई और इसी फ्रांसीसियों की इसी हार के कारण कर्नाटक के तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने अपने आप को, फ्रांसीसियों को हराकर सर्वोच्च शक्ति के रूप में भारत में स्थापित कर दिया। अब भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था। अंग्रेज अब भारत में एक सर्वोच्च व्यापारिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अंग्रेजों ने हुगली के बाद कलकत्ता और पटना में भी अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। इधर बंगाल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि बंगाल में दो ब्राह्मण थे। एक का नाम था मुर्शीद कुली खां और दूसरे का नाम था अलीवर्दी खां। औरंगजेब जो मुगल बादशाह था, उसकी धर्म परिवर्तन की नीति के कारण दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। वो बहुत ही साहसी और वीर थे, बहुत ही प्रतिभाशाली थे। औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को 1700 में बंगाल का दीवान बना दिया और स्टूडेंट्स, 1713 में मुगल सम्राट फारूक शेयर ने उसी मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नायब सूबेदार बना दिया और बाद में 1713 के बाद 1719 में उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। लेकिन वह बंगाल का वास्तविक नवाब उसी दिन से था जब औरंगजेब ने उसे बंगाल का 1700 में दीवान बनाया था। वह लगातार तोहफे भेजता रहता था, लेकिन उसने अपने आप को एक स्वतंत्र नवाब के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया था। स्टूडेंट्स, हमें यह याद रखना चाहिए, इसी मुर्शीद कुली खां ने फारूक शेयर के 1717 के फरमान का उल्लंघन रोकने के लिए
अंग्रेजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। सताइस से 1739 में इसी का दामाद सुजाउद्दीन नवाब बना। स्टूडेंट्स, 1733 में मोहम्मद शाह ने सुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी भी सौंप दी। और आपको ये बात याद रखनी चाहिए, ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट है बंगाल का, जो आपको याद होना चाहिए कि 1733 में जैसे ही सुजाउद्दीन, जो मुर्शिद कुली खां का दामाद था, उसको बंगाल की सूबेदारी मिली, उसी समय से बंगाल का नवाब बिहार और उड़ीसा का नवाब भी कहा जाने लगा। तभी से बंगाल का नवाब बिहार और उड़ीसा का नवाब बनने लगा। यह बात आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद 1739-40 में सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान बंगाल का नवाब बना, लेकिन अलीवर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर दी और एक अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। और अपने आप को वैद्य नवाब घोषित करने के लिए उसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपए की राशि दी और वैद्य नवाब घोषित कर लिया अपने आप को। नजराने देना बंद कर दिया और मुगल साम्राज्य से उसका संबंध विच्छेद हो गया। स्टूडेंट्स, ये याद रखना चाहिए आपको। लेकिन अलीवर्दी खां की राह इतनी आसान नहीं थी। उस समय मराठों के आक्रमणों का भय लगातार उसे बना रहता था। उसने मराठों के 4 आक्रमणों का सामना किया, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। उसे 1,20,000 रुपए सालाना चौथ मराठों को देनी पड़ी और उड़ीसा का कुछ प्रांत भी खोना पड़ा, जो उसे मराठों को देना पड़ा। तो इस प्रकार से मराठे चौथ कर नवाबों से लेते थे युद्ध न करने के लिए। इधर मराठों के आक्रमण के भय से अंग्रेजों ने कलकत्ता के कासिम बाजार की कोठी की किलेबंदी करने की अनुमति अलीवर्दी खां से ले ली और उन्होंने अपनी कोठी की चारों तरफ से किलेबंदी कर दी। चारों तरफ से अपनी कोठी के बाहर से उन्होंने एक गहरी खाई खोद दी। लेकिन नवाब का अचानक ध्यान कर्नाटक में हो रहे युद्धों की तरफ गया। नवाब ने देखा कि अंग्रेज और फ्रांसीसी कर्नाटक के युद्धों में, कर्नाटक में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कर्नाटक में युद्ध हो रहे हैं और अपनी सत्ता को बढ़ा रहे हैं और लगातार सत्ता हथियाने की गतिविधियां वहां पर हो रही हैं। अलीवर्दी खां को बड़ा भय अंग्रेजों से महसूस हुआ कि कभी बंगाल में भी सत्ता हथियाने की कार्रवाई वो ना कर दें। इस भय से उसने बंगाल से अंग्रेजों को पूर्ण रूप से निष्कासित कर दिया और यह भी पलासी के युद्ध का एक कारण था। स्टूडेंट्स, इधर 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, लेकिन अलीवर्दी खां के 7 बेटियां थी, उसका कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी सबसे छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला, उसका नाती, दरबार के सभी कार्यों में उसके साथ रहता था और उसने सिराज, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था। वह अपने नाना का बहुत ही प्रिय था, सभी दरबारी कार्यों में हमेशा उसके साथ रहता था। जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो सिराजुद्दौला ने अपने आप को शासक घोषित कर लिया, क्योंकि अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को बंगाल से पूर्ण रूप से निष्कासित कर दिया था। इसलिए वो बंगाल के नवाब से नाराज थे, नाखुश थे। इसलिए सिराजुद्दौला की राह इतनी आसान नहीं थी। उसके उत्तराधिकार के युद्ध में भी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके सामने प्रमुख कठिनाई थी कि उसकी बड़ी मौसी घसीटी बेगम और उसका पुत्र शौकत जंग, जो पूर्णिया का नवाब था, वो उसके विरोधी बन बैठे और अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के युद्ध में उनका साथ दिया।
स्टूडेंट्स, सिराज यानी सिराजुद्दौला ने उनका दमन किया। उसने अपनी मौसी घसीटी बेगम की पूरी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली और उसके बेटे शौकत जंग का वध कर दिया। उसका सर्वोच्च सेनापति, सिराजुद्दौला का सर्वोच्च सेनापति मीर जाफर था, जो उसके उत्तराधिकार के युद्ध में घसीटी बेगम, शौकत जंग और अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। उसने मीर जाफर के सर्वोच्च सेनापति के पद को छीन लिया और उसके बेटे मीर मर्दान, इतिहास में उसके अनेक नाम पाए गए हैं, मीर मर्दान, मीर मदन या मीरन जिसको हम कह सकते हैं, मीर जाफर का पद छीनकर उसके बेटे मीर मदन, मीर मर्दान या मीरन को सर्वोच्च सेनापति का पद जो है वो प्रदान कर दिया। इस प्रकार से उत्तराधिकार के युद्ध में उसकी जीत हुई और वो अपने आप को एक नवाब के रूप में स्थापित कर सका। नवाब के रूप में स्थापित करने के बाद उसने अंग्रेजों से संघर्ष किया। उसने अंग्रेजों को चेताया कि वो फारुखशियर के फरमान का उल्लंघन ना करें। उसने अंग्रेजों को चेताया कि फारुखशियर का फरमान केवल बंगाल के लिए था, उड़ीसा और बिहार के लिए नहीं था। आपको याद होगा कि मोहम्मद शाह ने जब सुजाउद्दीन को बंगाल की, बिहार की सूबेदारी प्रोवाइड की थी, प्रदान की थी, उसी समय से बंगाल का नवाब बिहार और उड़ीसा का भी नवाब था, जबकि फारुखशियर का फरमान उससे पहले था। इसलिए उसने अंग्रेजों को चेताया कि बंगाल में कर मुक्त व्यापार की सुविधा, बिना दस्तक दिए व्यापार की सुविधा उनको है, बिहार और उड़ीसा में नहीं। उसने अंग्रेजों को चेताया कि वो कलकत्ता में किलेबंदी से बाज आए और उसने अंग्रेजों को चेताया, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को चेताया कि वो बंबई में ढाले गए सिक्कों को बंगाल में चलाने की कोशिश ना करें। लेकिन नवाब की इस चेतावनी का अंग्रेजों पर कोई भी असर नहीं हुआ और इसका नतीजा युद्ध, प्लासी की लड़ाई। सिराजुद्दौला के गुस्से की कोई भी सीमा नहीं थी। उसने कलकत्ता के कासिम बाजार को घेरने की योजना बनाई। उसने 15 जून 1756 को कलकत्ता के कासिम बाजार पर हमला कर दिया। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के कासिम बाजार पर 15 जून 1756 को हमला किया तो वहां अचानक हड़बड़ाते हुए अंग्रेजों ने अपने कलकत्ता के कासिम बाजार की कमान जो है एक गवर्नर ड्रेक नामक अधिकारी को सौंप दी और गवर्नर ड्रेक अचानक हमले से घबरा गया और उसने बहुत से अंग्रेजी परिवारों को अपने साथ लेकर जहाज के जरिए फुल्टा नामक टापू पर शरण ली। वो भाग खड़ा हुआ और फुल्टा नामक टापू पर सभी अंग्रेज परिवारों को ले गया। उसके पीछे से कमान एक हालवेल नामक अधिकारी के हाथ में आई। 4-5 दिन के संघर्ष के बाद अंग्रेजों की हार हुई और वहां पर एक घटना घटित हुई जिसको ब्लैक होल दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना चाहिए, ब्लैक होल दुर्घटना कैसी दुर्घटना थी। कहा जाता है स्टूडेंट्स कि सिराजुद्दौला ने एक 18 गुना 10.14 फुट की एक काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया और यह घटना 20 जून की घटना है। और जब 21 जून को उस काल कोठरी को खोला गया तो उसमें 23 लोग जिंदा मिले। 23 में से एक कोई महिला और एक हालवेल स्वयं था जिसने ये घटना सुनाई कि हमारे साथ 21-20 जून को काल कोठरी में ये घटना हुई। लेकिन भारतीय इतिहासकार इस घटना को सिरे से नकारते हैं। उनका कहना है कि ये सिराजुद्दौला को बदनाम करने की एक साजिश थी जो हालवेल ने स्वयं रची थी
इस बात पे कोई यकीन नहीं करता कि हालवेल ही जिंदा क्यों रहा, एक स्त्री जिंदा क्यों रही, और इतनी सी काल कोठरी में, इतनी गर्मी में, वो भी 20 जून को, जून के महीने में कितनी गर्मी होती है, क्या एक हालवेल और एक औरत ही जिंदा बचे, बाकी लोग कहां गए? उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। इसलिए इस घटना को एक मनगढ़ंत हालवेल द्वारा घड़ी गई एक मनगढ़ंत कहानी बताया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये वो दुर्घटना थी जिसको ब्लैक होल दुर्घटना के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है, और ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, नवाब सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर पूर्ण अधिकार हो चुका था। कलकत्ता का कासिम बाजार, जिसमें अंग्रेजों की कोठी थी, फोर्ट विलियम, वो पूर्ण रूप से सिराजुद्दौला के कब्जे में आ चुकी थी। उसने कलकत्ता पर पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लिया। उसने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया, और अलीनगर अपने सेवक माणिकचंद के सुपुर्द करके वापस नवाब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद लौट गया। जैसे ही इस घटना का समाचार मद्रास में पहुंचा, मद्रास में कंपनी ने समुद्री मार्ग से वाटसन के नेतृत्व में और स्थल मार्ग से लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। 2 जनवरी सन 1757 को दोनों सेनाओं के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की बुरी तरह हार हुई, और मजबूर होकर उसे अपनी हार को स्वीकार करना पड़ा। फरवरी 1757 में दोनों पक्षों के मध्य एक संधि हुई, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, संधि की शर्तें इस प्रकार से थी कि नवाब द्वारा जीते गए सभी किले, संपत्ति और फैक्ट्री नवाब द्वारा अंग्रेजों को वापस कर दी जाएंगी, और बादशाह फारूक शेर के फरमान द्वारा जारी सुविधाएं आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेंगी। कलकत्ता में अपनी मर्जी से किलेबंदी करने का अधिकार अंग्रेजों को रहेगा, और कलकत्ता में अपने सिक्के चलाने का अधिकार भी इसी प्रकार से आगे भी जारी रहेगा, और बंगाल के अलावा बिहार और उड़ीसा में बिना दस्तक दिए, बिना कर दिए व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को रहेगा, और अंग्रेजों के शत्रु, नवाब के शत्रु, यानी दोनों एक दूसरे के शत्रुओं को अपना शत्रु मानेंगे, और किसी भी विपत्ति के समय में एक दूसरे की सैनिक सहायता करेंगे। इस प्रकार से अलीनगर की संधि के द्वारा सिराजुद्दौला के ऊपर ये शर्तें थोपी गई। स्टूडेंट्स, नवाब सिराजुद्दौला अलीनगर की संधि से बिल्कुल खुश नहीं था। इधर लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर फ्रांसीसियों की मदद करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि नवाब सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है फ्रांसीसियों की मदद करके, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने इस शिकायत को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन उससे पहले लॉर्ड क्लाइव ने नवाब के तमाम कर्मचारियों को अपने कब्जे में कर लिया। कैसे? उसने नवाब के कोषाधिकारी को अपने कब्जे में ले लिया। उसने नवाब के सेवक माणिकचंद से कलकत्ता को खरीद लिया। उसने उसको बहुत भारी भरकम राशि दी, जिससे कलकत्ता उसके अधिकार में आ गया। उसने नवाब के प्रसिद्ध बैंकर जगत सेठ को एक गुप्त संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने कब्जे में ले लिया। उसने नवाब के प्रमुख व्यापारी अमीचंद से भी गुप्त समझौता किया। स्टूडेंट्स, ये व्यापारी और बैंकर का क्या चक्कर था, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कर मुक्त व्यापार की सुविधा यानी दस्तक में जो छूट मिली हुई थी, वो केवल कंपनी को थी, वो कंपनी के निजी कर्मचारियों को नहीं थी। जबकि कंपनी के निजी कर्मचारी अपने माल को कंपनी के साथ बेचकर
कर मुक्त व्यापार की सुविधा का फायदा उठा रहे थे। इसके अलावा हिंदू व्यापारी, अन्य भारतीय व्यापारी भी ये फायदा उठा रहे थे। वही पैसा इस प्रमुख बैंकर जगत सेठ के पास जमा था और ये प्रमुख व्यापारी अमीचंद भी इसी सुविधा का फायदा उठा रहा था, जिससे नवाब का राजकोष पूर्ण रूप से खाली हो गया। नवाब इनको अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने इनको शरण दी हुई थी और ये नवाब सिराजुद्दौला का आंखों का कांटा बने हुए थे। तो इस प्रकार से नवाब को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि उसके सभी कर्मचारी लॉर्ड क्लाइव से मिले हुए हैं और उससे गुप्त समझौता किए हुए हैं। इस तरह इस एक तरफ मीर जाफर जो नवाब का दुश्मन था, जिसको नवाब ने सर्वोच्च सेनापति के पद से हटा दिया था, वो भी लॉर्ड क्लाइव से मिला हुआ था, क्योंकि उसने उसको भविष्य का नवाब बनाने का वादा जो किया हुआ था। इस प्रकार से लॉर्ड क्लाइव ने 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 किलोमीटर दूर प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं इकट्ठी हुई। ये एक युद्ध नहीं था, ये एक केवल षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र में नवाब के तमाम कर्मचारी लॉर्ड क्लाइव के साथ मिले हुए थे। स्टूडेंट्स, इस युद्ध में कोई भी किसी किस्म की जान माल की कोई हानि नहीं हुई। जैसे ही सिराजुद्दौला को इस षड्यंत्र का अंदेशा हुआ, वह भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा और मुर्शिदाबाद से वह पटना की ओर भागा। लेकिन मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर एक किस्म से नवाब का दुश्मन था, नवाब का विश्वासघाती था, उसने उसका पुत्र मीर मर्दान, मीरन जिसको हम इतिहास में कहते हैं, वो उसको सर्वोच्च सेनापति का पद मिला हुआ था। वह अपने पिता से दूर नहीं था, लेकिन सिराजुद्दौला के दिमाग में यह बात थी कि मीर मर्दान मेरे पक्ष में है। लेकिन मीर मर्दान ने पटना में जैसे ही सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद से पटना पहुंचा, उसने अपने किसी सेवक की मदद से, अपनी सेवक की सहायता से सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। तो इस प्रकार से प्लासी का युद्ध मात्र एक षड्यंत्र था, इसके अलावा कुछ नहीं था। इसमें किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, इसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई, इसमें नुकसान हुआ, इसमें जान गई सिर्फ सिराजुद्दौला की। स्टूडेंट्स, युद्ध के परिणाम क्या निकले? युद्ध के परिणाम निकले, सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। नया नवाब अंग्रेजों की कठपुतली मात्र बनकर रह गया। नए नवाब ने लॉर्ड क्लाइव को 24 परगनों का प्रदेश और बहुत सा धन दिया। बहुत सा धन, 2,34,000 पाउंड की राशि लॉर्ड क्लाइव को निजी भेंट के रूप में जो है प्रदान की गई और फ्रांसीसियों की सभी बंगाल में जितनी बस्तियां थी वो अंग्रेजों को सौंप दी गई और भारत में अंग्रेज एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो गए और अंग्रेजों को चुनौती देने वाला बंगाल में कोई भी नहीं रहा। तो इस प्रकार से प्लासी के युद्ध के ये परिणाम निकले जो आपको याद रखने चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए कि प्लासी की लड़ाई को आधुनिक भारतीय इतिहास की पहली क्रांति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक शक्ति के खिलाफ विरोध शुरू हुआ, उसके खिलाफ एक क्रांति शुरू हुई, किसी ने उसका विरोध किया। ठीक उसी प्रकार से बक्सर के युद्ध को आधुनिक भारतीय इतिहास की दूसरी क्रांति कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि राजाओं के
विरोध उन शक्तियों के खिलाफ शुरू हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा, प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या हुए कि मीर जाफर जो है वो नया नवाब बना दिया गया, लेकिन नया नवाब अयोग्य था। उसके हाथ एक कांटों का ताज लगा था, राजकोष बिल्कुल खाली हो चुका था और 2,34,000 पाउंड की भारी भरकम राशि वह लॉर्ड क्लाइव को एक भेंट के निजी भेंट के रूप में दे चुका था और 1,70,000 रुपए की राशि युद्ध के हर्जाने के रूप में, प्लासी के युद्ध की हर्जाने के रूप में उसे देने बाकी थे। युद्ध का हर्जाना क्या? युद्ध के अंदर जो तैयारियां हुई, युद्ध के लिए जो षड्यंत्र किया गया और प्लासी के मैदान में सेना इकट्ठी हुई, उस युद्ध के हर्जाने के रूप में 1,70,000 रुपए अभी मीर जाफर को अंग्रेजों को देना बाकी था। और लॉर्ड क्लाइव जो है वो सम्राट के शासन संबंधी कार्यों में लगातार हस्तक्षेप करता था और उसके कर्मचारी भी उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य थे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मीर जाफर जो है वो मीर जाफर जो है वो पूरी तरह से लॉर्ड क्लाइव की एक कठपुतली मात्र था और राजकोष भरने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वह इतना तेज नहीं था, उसके पास करने धरने के लिए कुछ भी नहीं था और लॉर्ड क्लाइव को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि ये राजा कुछ भी नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, इस तरह से अंग्रेजों को एक नए नवाब की तलाश शुरू हो गई और मीर कासिम, मीर जाफर का दामाद जो उसका सेनापति था, वो इस अवसर की तलाश में था। उसने नीचे नीचे साठ गांठ करके अंग्रेजों से एक संधि की। स्टूडेंट, 27 सितंबर 1760 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम और कलकत्ता परिषद यानी कंपनी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया जाना था। उसकी शर्तें किस प्रकार से थी स्टूडेंट्स, देखिए। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के जिले की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी गई। सिलहट जिले के चूने के व्यापार में अंग्रेजों का हिस्सा आधा तय किया गया। दक्षिण अभियान के लिए अंग्रेजों को 5 लाख रुपया नवाब ने देना मंजूर किया और इसी संधि के अनुसार उन्होंने एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु मानना तय किया और साथ में यह भी कहा कि सम्राट नवाब के आंतरिक मामलों में हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु मानेंगे और लड़ाई संबंधी मामलों में, सैनिक कार्रवाई संबंधी मामलों में नवाब की पूरी मदद की जाएगी। तो इन शर्तों के आधार पर मीर कासिम को नवाब बनाना तय किया गया। स्टूडेंट, 14 अक्टूबर 1760 14 अक्टूबर 1760 को 2 अंग्रेज प्रतिनिधि बेनिस्टार्ट और पोलार्ड ने मीर जाफर पर दबाव बनाकर मीर कासिम के हक में, मीर कासिम के पक्ष में पद का त्याग करवा लिया और मीर जाफर को 15,000 रुपए मासिक पेंशन देकर कलकत्ता बिठा दिया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मीर कासिम जो है बंगाल का नया नवाब बना। स्टूडेंट्स, मीर कासिम ने नवाब बनते ही सबसे पहला कार्य क्या किया? उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर स्थानांतरित की, क्योंकि वह पहले से ये जानता था कि मुर्शिदाबाद जो है वो षड्यंत्रों का केंद्र है और कभी उसके साथ भी कोई षड्यंत्र ना रचा जाए, इसलिए उसने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की। तो इस प्रकार से वह अंग्रेजों से, अंग्रेजी हस्तक्षेप से दूर रह सके, क्योंकि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर काफी दूरी पर था, इसलिए उसने राजधानी परिवर्तन का कार्य किया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला कार्य उसने राजधानी परिवर्तन का किया। उसने
अपनी सेना का संचालन यूरोपीय पद्धति से करने का प्लान बनाया और उसने अंग्रेजों की मदद से ऐसा किया। उसने अंग्रेज सैनिक प्रतिनिधियों को, सैनिक अधिकारियों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे समझौता किया कि उसकी सेना का संचालन यूरोपीय ढंग से किया जाए। लेकिन इस बात को अंग्रेज समझ नहीं सके कि उसकी प्लानिंग क्या है। उसने अपनी सेना का संचालन यूरोपीय ढंग से करवाया और उसने अपनी राजधानी मुंगेर के चारों तरफ किलेबंदी कर दी। उसने पूरी तरह से मुंगेर को सुरक्षित कर लिया। उसने अंग्रेजों की मदद से वहां पर तोपों के कारखाने भी स्थापित किए। उसने अंग्रेजों की मदद से वहां पर वाचलोक गन स्थापित की। इधर अंग्रेजों ने पूरे राजपाट में अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। प्रशासन के अतिरिक्त निजामत के कार्य भी कंपनी के कर्मचारी स्वयं करते थे। वो ओपन खुला दरबार लगाते थे और निजामत का कार्य करते थे। निजामत क्या होता है स्टूडेंट्स? निजामत देखिए, निजामत होता है स्टूडेंट्स न्याय संबंधी कार्य, यानी अदालतें। तो कंपनी के कर्मचारी ओपन खुली अदालतें लगाते थे और फैसले करते थे। और मीर कासिम, नवाब मीर कासिम बहुत ही नाराज था। वह यह चाहता था कि यह कार्य उसी के अधिकार में रहे। निजामत का अधिकार कंपनी के कर्मचारियों ने अपने पास रख लिया था। और दस्तक में छूट बक्सर के युद्ध का प्रमुख कारण था। बक्सर की लड़ाई दस्तक में छूट जो है उसी के कारण, उसी के उल्लंघन के कारण, जो फारूक सियर का फरमान था उसके मुताबिक जो कंपनी को छूट, दस्तक में छूट जो मिली हुई थी वो कंपनी के कर्मचारियों को नहीं, कंपनी को मिली हुई थी। जबकि कंपनी के निजी कर्मचारी जो है अपने निजी माल को भी कंपनी के माल के साथ बेच रहे थे। और इसके अतिरिक्त वह भारतीय अन्य व्यापारियों का माल भी कंपनी के माल के साथ बेच रहे थे, जिससे राजकोष पर भारी नुकसान पड़ रहा था। राजकोष पर 25 लाख रुपए का जो है नुकसान जो है नवाब को सीधा हो रहा था और नवाब का राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका था। नवाब ने अंग्रेजों को यह चेताया कि वे कर मुक्त व्यापार की सुविधा का उल्लंघन न करें। उसने अंग्रेजों को चेताया कि कंपनी को दस्तक में छूट है, निजी कर्मचारी और अन्य व्यापारियों को नहीं। जब नवाब की इस बात की तरफ अंग्रेजों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, कंपनी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, तो उसने सभी प्रकार के आंतरिक कर हटा दिए। जैसे ही आंतरिक कर हटाए गए तो सभी व्यापारी समान हो गए। कंपनी के व्यापारियों और अन्य व्यापारियों में कोई भी अंतर नहीं रहा। स्टूडेंट्स, जैसे ही नवाब ने सारे आंतरिक कर हटाए तो कंपनी के व्यापारियों और अन्य व्यापारियों में कोई भी अंतर नहीं रहा और कंपनी को घाटा होना शुरू हो गया। नवाब ने ऐसा सोचा कि मुझे तो घाटा हो ही रहा है, लेकिन घाटा तुम्हारा भी मैं कम नहीं रहने दूंगा, तुम्हें भी नुकसान पहुंचाऊंगा। उसने सभी आंतरिक कर हटा लिए। स्टूडेंट्स, आंतरिक कर हटाते ही अंग्रेजों के गुस्से की कोई भी सीमा नहीं रही। अब उन्होंने नवाब की इस कार्रवाई से नाखुश होकर उन्होंने नवाब को मुंगेर के किले में घेरने की योजना बनाई। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना चाहिए, मीर कासिम बहुत ही तेज था, बड़ा ही चालाक था। उसने अपनी राजधानी मुंगेर की किलेबंदी इसीलिए करवाई थी, उसने तोपों के कारखानों की व्यवस्था इसीलिए करवाई थी, उसने पूरी मुंगेर को तोपों से जो है सुसज्जित किया। वह बड़ा चालाक था। उसे पहले से इस बात का अंदेशा था कि ऐसी कार्रवाई के बाद अंग्रेज उसके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचेंगे। उसने पहले से ही उन अधिकारियों को अपनी तोप के आगे लगा लिया। पहले से ही उसने कार्रवाई की कि उसने वो अंग्रेज सैनिक अधिकारी जो सेना का संचालन, उसकी सेना का संचालन यूरोपीय पद्धति से करते थे, उन सभी को तोप के आगे लगा लिया। जैसे ही मुंगेर को अंग्रेजों के द्वारा घेरा गया और नवाब को सचेत किया गया कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, वैसे ही उसने अंग्रेजों को चेताया कि अगर वो आगे बढ़े तो मैं इन सभी को तोप से उड़ा दूंगा। अंग्रेज एकदम पीछे हट गए और मीर कासिम
तोप के आगे उन सैनिकों को लगाकर अवध तक पहुंच गया। उसने जंजीरों में उनको बांधा और तोप के आगे लगा दिया। अवध की सीमा में पहुंचकर उसने सोचा कि मेरा मित्र अवध का नवाब सुजाउद्दौला, जिसके यहां मैं खुद शरण के लिए जा रहा हूं, इनका वहां पर ले जाकर क्या करूंगा। स्टूडेंट्स, मीर कासिम ने उन सभी अंग्रेजों को तोप से उड़ा दिया और अंग्रेजों को जब इस घटना का पता चला तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वो बहुत पछताए, लेकिन करते भी क्या, डर के मारे पीछे हटे थे। सुजाउद्दौला अवध का नवाब पहले से ही अंग्रेजों की सत्ता विस्तार नीति से बहुत ही खिन्न था और इधर मीर कासिम उसका मित्र उसके पास पहुंच गया और वहां पर पहले से ही मुगल सम्राट शाह आलम पहले से ही पेंशन ना देने के कारण अंग्रेजों से रुष्ट था और वहीं पर बैठा था। स्टूडेंट्स, तीनों राजाओं ने एक गठजोड़ तैयार किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग तैयार की। स्टूडेंट्स, बक्सर के युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी। स्टूडेंट्स, बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में हुआ। तीनों राजाओं के गठजोड़ और इधर से कंपनी की सेना का संचालन हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो, आपको यह भी याद रखना चाहिए, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो सेना का संचालन कर रहा था। दोनों की सेनाएं बक्सर के मैदान में टकराई। दोनों की सेनाओं में युद्ध शुरू हुआ और स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि युद्ध शुरू होने के कुछ देर बाद ही मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने हथियार डाल दिए, बुरी तरह परास्त हो गए। और मीर कासिम बड़ा ही तेज था। स्टूडेंट्स, उसको पहले से ही अंदेशा था कि अगर वो अंग्रेजों के हाथ लगा तो उसका अंजाम क्या होगा। वो अपने अंजाम से पहले से ही वाकिफ था, इसलिए भाग खड़ा हुआ। कहते हैं कि अंग्रेजों ने उसका बहुत पीछा भी किया और वो चाहते थे और उसको पकड़ के उस घटना के लिए दंड भी देना चाहते थे, लेकिन मीर कासिम बहुत ही तेज था। वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की तरफ भाग गया और अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। और इस प्रकार से दोनों राजाओं ने हथियार डाल दिए, आत्मसमर्पण कर दिया और बक्सर के युद्ध की जो है समाप्ति हो गई। स्टूडेंट्स, 1764 में बक्सर युद्ध के पश्चात 1765 में दोनों पक्षों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के प्रावधान इस प्रकार से थे। स्टूडेंट्स, अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 5 लाख रुपए देने का वादा किया। उसने चुनार जिला पूर्णतः अंग्रेजों को सौंप दिया। कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को सौंप दिए। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का कार्य अंग्रेजों को सौंप दिया। इस दीवानी के बदले अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। देखिए स्टूडेंट्स, अब अंग्रेजी शक्ति को भारत में चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था। फ्रांसीसियों का वो पहले ही अंत कर चुके थे और राजाओं के विरोध, राजाओं की क्रांति भी उन्होंने दबा दी और समूचे दक्षिण और उत्तर भारत पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। अब उनको चुनौती देने वाली कोई भी शक्ति भारत में नहीं बची। स्टूडेंट्स, एक बार सोच के हम देखते हैं कि अगर एक राजा किसी शक्ति के साथ लड़कर हारता है तो एक क्षेत्र पर कब्जा होता है। अगर 2 राजा लड़ते हैं 2 क्षेत्रों पे कब्जा होता है, यानी जो हारेगा कब्जा उसी के क्षेत्र पर तो होगा। और इधर ये भारत के 3 राजा इकट्ठे होकर इन्होंने बिना किसी नीति, बिना किसी योजना के एक बार में पूरे हिंदुस्तान का राज जो है अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया। इसीलिए कहा जाता है कि पलासी की लड़ाई ने नींव रखी
अंग्रेजों की भारत में नींव रखी, लेकिन बक्सर के युद्ध ने उस नींव को पक्का कर दिया। अब उनको हिलाने वाला कोई भी नहीं बचा। इसलिए ये कहा जाता है कि तीन राजाओं ने इकट्ठा होकर बिना किसी योजना, बिना किसी नीति निर्माण के एक बार में ही अंग्रेजों को पूरे भारत का राज सौंप दिया, जो आने वाले 200 वर्ष तक इस भारत को बुरी तरह से हर क्षेत्र में हर तरह से नोचने वाले थे। स्टूडेंट्स, बक्सर के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को फिर से बंगाल का नया नवाब बनाया गया, लेकिन 1765 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत उसका उत्तराधिकारी निजामुद्दौला नवाब बना। जैसे ही निजामुद्दौला नवाब बना, लॉर्ड क्लाइव फिर से अपने दूसरे शासनकाल में 1765 में कंपनी के प्रमुख के रूप में भारत में आया। उसने कलकत्ता परिषद को बंगाल में एक नई शासन पद्धति की तरकीब सुझाई, जिसको कंपनी ने, कलकत्ता परिषद ने स्वीकार कर लिया। वो स्कीम थी ड्वेल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी द्वैत शासन प्रणाली। स्टूडेंट्स, ड्वेल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्कीम उसने कलकत्ता परिषद को सुझाई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उसने मुगल सम्राट शाह आलम से निजामत का अधिकार भी ले लिया। जैसे ही निजामत का अधिकार उनके हाथ में आया, निजामत स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं न्याय संबंधी कार्य, दीवानी का कार्य, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का कार्य पहले से उनके पास था। निजामत का अधिकार भी उनके पास आ गया। अब नवाब केवल नाम मात्र की कठपुतली की तरह रह गया। निजामुद्दौला का वहां पर कुछ भी नहीं था, वो एक नाम मात्र की कठपुतली था, क्योंकि मुगल सम्राट शाह आलम से उन्होंने निजामत और दीवानी के अधिकार पहले से ही प्राप्त कर लिए थे। स्टूडेंट्स, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दीवानी कार्य हेतु मोहम्मद रजा खान को उप दीवान नियुक्त किया, और बिहार में उसने मोहम्मद सिताब राय को दीवानी कार्य हेतु उप दीवान नियुक्त किया। इस प्रकार से कंपनी के हाथ में संपूर्ण सत्ता आ चुकी थी, और नवाब नाम मात्र की एक कठपुतली था। किसी भी प्रकार की सलाह और किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उसके हाथ में नहीं था, क्योंकि कंपनी पूर्ण रूप से अब भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता को स्थापित कर चुकी थी। स्टूडेंट्स, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स, देखिए 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी का प्रमुख बनकर भारत में आया। उसने द्वैत शासन प्रणाली जो लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया, और नवाब को 6 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया।